कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। करण के रूम में इस वक्त रूही के पेरेंट्स भी बैठे हुए थे और करण के पेरेंट्स भी। असल में करण चाहता था शादी जल्द से जल्द हो जाए। पंडित जी ने मुहूर्त 15 दिन बाद का निकाल दिया था और ये करण के लिए जितना खुशी की बात थी, केशव जी के लिए उतनी ही परेशानी की। शादी तो वो भी करवाना चाहते थे, पर अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कराना चाहते थे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और वो चाहते थे कि शादी बहुत ही बड़ी हो। और 15 दिनों में वो तैयारियां कैसे करेंगे? लेकिन करण चाहता था शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से हो। उसे एक सिंपल साधारण शादी चाहिए थी। बस यही बात डिस्कस हो रही थी और रूही को इस बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं था। केशव जी रूही के पिता मीरा जी की तरफ देखकर कहते हैं, भाभी आप करण को कुछ समझाइए। इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा? 15 दिनों में तैयारियां मैं कैसे कर पाऊंगा? फिर रूही इतनी जल्दी कैसे? उसे कैसे समझाएंगे हम? वो अभी इतना मैच्योर नहीं है। उनकी बात सुनकर मीरा जी हल्का मुस्कुराकर कहती हैं, भाई साहब जितनी जल्दी हम रूही को घर लेके आने की जल्दी कर रहे हैं, आपको भी उतनी ही जल्दी करनी चाहिए। वैसे भी ये घर सूना हो जाएगा, काव्या भी चली जाएगी, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे और रूही आएगी तो घर में रौनक लग जाएगी। मैं तो इतनी खुश हूँ, मेरा बस चले मैं आज ही शादी करा दूँ। उनकी बात सुनकर तो सब लोग एकदम से चुप ही हो जाते हैं। और रूही को मैं अपनी बहू नहीं बेटी मानती हूँ, और वो भी तब से जब पहली बार उसे देखा था। वो बिल्कुल छोटी सी थी। उनकी बातें सुनकर अब किसी के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। केशव जी और काजल जी बिल्कुल खामोश हो गए थे। रूही को इस घर में कितना प्यार मिलता है वो लोग जानते थे। अब उन्हें रूही को सब समझाना होगा और उससे बात करनी होगी। बस यही एक तरीका था। ये सुनकर करण के चेहरे पर तो हल्की मुस्कुराहट आ ही गई थी। वो काफ़ी खुश था। रूही बस उसकी है और उसी की होकर रहनी चाहिए। वो रूही के लिए कितना ज़्यादा पागल था, इसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं था। सब लोग अनजान नीचे अपने कामों में लगे हुए थे। रूही भी, उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी तक तय हो चुकी थी। रिश्तेदार तो उसके साथ अब इस घर की बड़ी बहू की तरह पेश आ रहे थे, जो रूही को बहुत अजीब लग रहा था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया था। कल तक वो कितना नॉर्मली बिहेव कर रही थी और आज एकदम से पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई हो जैसे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये फीलिंग बहुत अनजानी सी थी, बहुत अजीब सी थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। यहाँ तक कि घर के नौकर भी इतने ज़्यादा खुश थे कि इतनी प्यारी लड़की उनके घर बहू बनकर आ रही थी। रूही बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्ची है। सबके साथ बहुत ही पोलाइट होकर बात करती है। घमंड नाम की चीज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ कल्पना जी अपने रूम में बैठी हुई थी। सामने वैभव और शोभी दोनों ही बैठे थे। वे गुस्से से वैभव को देखकर कहती हैं, तुमसे काफ़ी बार पूछ चुकी हूँ, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर झूठ मत बोलो। क्या चल रहा है मुझे बताओ। कल्पना जी को गुस्सा इस बात से आ रहा था कि वो बहुत देर से पूछे जा रही थी और वैभव काफ़ी देर से झूठ बोल रहा था। उन्हें शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी पूछ रही थी कि तभी उनके रूम का डोर खुलता है। विवेक चलकर अंदर आता है, क्योंकि उसे वैभव ने मैसेज कर दिया था कि उसकी मॉम को शक हो गया है। विवेक को देखकर कल्पना जी फिर से वैभव पर अपनी नज़र गड़ा लेती हैं। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बेटा यही सब कर रहा है। वो थोड़ा गुस्से से कहती हैं, तुम लोग क्या छुपा रहे हो? क्या मुझे बताना ज़रूरी नहीं है? अब मैं तुम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं हूँ क्या? तुम लोग अपने आप में ही लगे हुए हो। शायद बच्चों को अब बड़ों की कदर करनी नहीं आती। उन्हें अपने फैसले लेने का हक है। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कुछ तो छुपा हुआ था जो बहुत ही बड़ा था, जिसका बाद में बहुत बुरा हो सकता था। वो गुस्से से उठकर बाहर की ओर जाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें सच में गुस्सा आ गया था। बच्चों को उन पर ज़रा भी विश्वास नहीं था क्या? वो उन्हें कुछ भी बता नहीं रहे थे। तभी उनकी नज़र विवेक पर जाती है। उसकी आंखें वो आंसुओं से भरी हुई थी। उसका चेहरा भीगा हुआ था आंसुओं से। ये देखकर उन्हें एकदम से घबराहट सी महसूस हुई। वो थोड़ा डर गई। वो कुछ बोल पाती, विवेक उनके गले लगकर बहुत बच्चों की तरह रोने लगा। वो प्यार से उसके पीठ को सहलाने लगी। वो माँ थी, मासी माँ थी, पर फिर भी उन्होंने इस बच्चों को बहुत प्यार किया था। अपने बच्चों से ज़्यादा उन्होंने इन बच्चों को प्यार दिया था। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी। विवेक की हालत देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वो उसकी आंखों को देख रही थी।
जो भरी हुई थी, और उनकी नज़र अपने बेटे पर भी गई, जो भीगी हुई आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्हें अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ। वो समझ गईं कि क्या हुआ है। एक तरफ़ा मोहब्बत जो दर्द ही दर्द देती है। ऐसी मोहब्बत जिसका दर्द इतना गहरा होता है कि आपके दिल के 1000 टुकड़े होते हैं। क्योंकि ये दर्द वैभव ने सहा था, वो भी तब जब वो बहुत छोटा था। कल्पना जी का अंदर जैसे पूरा कलेजा जलने को हो गया हो। कल्पना जी बहुत देर तक विवेक को शांत कराती रहीं। वो बहुत रो रहा था। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। विवेक ने उनकी गोद में अपना सिर रख लिया और लेट गया। उसकी वो लाल सूजी आंखें बताने के लिए काफ़ी थी कि वो बहुत रोया था, वो बहुत टूटा हुआ था। शुभी को ज़्यादा समझ तो नहीं आया था, लेकिन अपने भाई की आंखों में भी आंसू देखे वो समझ गई कि शायद विवेक ने अपना प्यार खो दिया। वैभव ने सालों पहले अपनी मोहब्बत खो दी थी। वो स्कूल में था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा हंसी और खुशी ही रही, पर अंदर से वो 1000 मौत मर चुका था, बहुत बार टूटा था। इसीलिए वैभव के अंदर का दर्द विवेक के सामने दिख रहा था। विवेक की हालत शायद कोई समझ ही नहीं पाता, और वैभव उसके दर्द को समझ रहा था। कल्पना जी काफ़ी बार उनसे पूछती हैं। विवेक उन्हें बता देता है कि वो काफ़ी वक्त से रूही को प्यार करता है। ये सुनना तो शायद बहुत बुरा था। कल्पना जी को तो धक्का सा लगा। ये क्या, दोनों भाई एक लड़की से प्यार करते हैं? क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इस वक्त ये सही नहीं था। वो बड़ी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसे समझाएं कि ये गलत है। अब तो विवेक बिल्कुल भी उसे प्यार नहीं कर सकता, जब ये सच है कि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसके भाई की वाइफ है। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाएगी। अगर ये सच बाहर आया तो रूही, करण और विवेक तीनों की ज़िंदगियां उलझ सकती हैं। शायद तीनों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाएं। ये सोचकर भी उन्हें घबराहट सी हो रही थी कि क्या हो सकता है। इसलिए वो बहुत प्यार से कहती हैं, ज़रूरी नहीं जिसे हम प्यार करें वो भी हमें प्यार करे। प्यार का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकते। प्यार तो ऐसा है कि हम उसे खुश देखकर खुश हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारे साथ सही हुआ या तुम्हें जो मिल रहा है वो सही है, पर तुम अपने आप को सज़ा दोगे तो इसका दर्द सबको मिलेगा। रही बात रूही की, तो उस बेचारी को तो शायद पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। उसकी मासूमियत तो तुम जानते ही हो। इस तरह खुद को दर्द देकर तुम उसे भी दर्द दोगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए। मैं जानती हूँ बिल्कुल आसान नहीं है अपने प्यार को खुद से दूर जाते हुए देखना, पर उसकी खुशी के लिए खुश हो सकते हो ना। अगर तुम इस तरह रोओगे टूटे हुए तो सबको पता चल जाएगा। और तुम चाहते हो कि रूही खुद को इसका ज़िम्मेदार मान ले, वो दर्द में जिए, वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरे कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। और करण और रूही का रिश्ता अभी शुरू हुआ है। करण इस घर के लिए, सबके लिए कितना कुछ करता है तुम जानते हो। वो एक पल में शायद उसे छोड़ देगा, और अपने प्यार को भी। वो दूर चला जाएगा। वो इतना ही बोल पाई थी कि विवेक जल्दी से कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। भाई को इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। मैं उनके इमोशंस को हर्ट नहीं कर सकता। उनकी भावनाएं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पर मैं क्या करूं, मैं इस फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। रूही की गलती नहीं है, शायद गलती मेरी है कि मैंने उससे मोहब्बत की, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका मुझसे दूर जाना, उसे किसी और के करीब देखना। वो बहुत रो रहा था, वो दर्द में था। कल्पना जी भी दर्द से मुस्कुरा उठी, और फिर क्या ही कहती। वो कहती हैं, तुम जानते हो ना मेरे साथ क्या हुआ था सालों पहले, और फिर मेरे बेटे के साथ भी वही हुआ। एक तरफ़ा मोहब्बत किसे दर्द नहीं देती, पर हम अपनी मोहब्बत को इस तरह दर्द तो नहीं दे सकते ना। हम कभी भी उदास नहीं होते। मैं और मेरा बेटा हमेशा खुश रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े रहते हैं। उनकी दर्द भरी मुस्कान देखकर पता नहीं क्यों विवेक को पुरानी बातें याद आ गई। वो दर्द से भर गया। सामने बैठा वैभव उसे ध्यान से देख रहा था। सबकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विवेक की आंखें फिर से भर आती हैं। वो वैभव को गले लगाकर कहता है, क्योंकि शायद मैं वैभव जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मासी। मैं उतना महान भी नहीं हूँ। मैं खुद को समझा रहा हूँ कि रूही मेरी नहीं है, पर मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा टूट रहा हूँ। वो रोने लगता है। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था।
कल्पना जी के काफ़ी समझाने के बाद उसने खुद को शांत कर लिया था। नीचे जाना ज़रूरी था, नीचे शादी की तैयारियां हो रही थी, थोड़ी देर में चूड़े की रस्म थी और दोनों भाई वहाँ होते, इसीलिए उसको खुद को समझाना पड़ा। अपने भाई और बहन की खुशी के लिए वो खुशी का दिखावा तो कर सकता है ना। आगे क्या होगा वो नहीं जानता था, पर अभी उसका दिल बहुत टूट चुका था। उसने उदासी से कल्पना जी की तरफ देखकर कहा, मैं मासी वादा करता हूँ आपसे, मेरी वजह से रूही की ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई दर्द नहीं आएगा। मेरे प्यार की बात रही तो मैं कभी उसे नहीं बताऊंगा कि मैंने उसे कितना चाहा है। मैं उसे खुश देखकर खुश हो जाऊंगा। पता नहीं क्यों पर उसका दिल उसके चेहरे पर जो दर्द दे रहा था वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अंदर उन चारों को पता ही नहीं था कि बाहर खड़े इंसान ने उनकी बातें सुनी थी। बाहर कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसका भाई दर्द में था। वो समझ क्यों नहीं पाई? उसे क्यों नहीं पता चला विवेक रूही के लिए किस हद तक पागल है? काव्या रोते हुए अपने रूम में भाग गई। वे अपने भाई के सामने जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर विवेक ये सच बाहर नहीं लाना चाहता तो वो भी कोशिश नहीं करेगी। बस रूही को ये कभी पता ना चले, वरना वो इसे खुद को अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेगी और इसके लिए उसे जिम्मेदार भी मान लेगी। वो खुद को सज़ा देगी जो सही नहीं था। मिलते हैं अगले भाग में।